हेलो एवरीवन। स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है दी मुगल्स का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने मुगल्स का पार्ट 1 पढ़ लिया है। तो आज हम लोग उसी के आगे जो हमने पिछले पार्ट 1 में छोड़ा उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोगों ने मुगल की बात कर रहे थे, यहाँ पर दी मुगल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया कि ऐसा अभी तक कोई भी शासक नहीं रहे जो पूरे भारत में शासन किया हो, बट मुगलों ने भारत में शासन किया। उन्होंने दिल्ली से स्टार्ट करके आगरा, फिर धीरे-धीरे 17वीं सेंचुरी तक आते-आते उन्होंने जो है पूरे भारत में अधिकार प्राप्त किया। फिर ऐसा ही यहाँ पर ये बताया कि भारत में जो लाल किला है दिल्ली में जो शाहजहां ने बनवाया था, ये आज भी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना था कि मुगल कौन थे। हु वाज दी मुगल्स। मुगल्स जो थे वो दो राजवंशों से मिलकर बना था। माता की तरफ से वो लोग थे, तो चंगेज खान की तरफ से चंगेज खान जो था वो मंगोल रूलर था, जो आपका चाइना एंड सेंट्रल एशिया में रूल करता था। फिर फादर की साइड से थे आपके तैमूर, जो ईरान, इराक और टर्की में शासन करते थे। तो इसमें बताया गया कि जो मुगल्स थे वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दे डिड नॉट लाइक टू बी मुगल एंड मंगोल। इसका रीजन ये था कि जो चंगेज खान थे उनके काल में बहुत कई हत्याकांड हुए, जिससे जो बहुत ही घृणास्पद था मुगलों के लिए। जबकि वहीं मुगल दूसरी तरफ जो थे वो तैमूर होने पर गर्व करते थे, तैमूर वंश के होने पर। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने 1938 में दिल्ली जीता था, जो उनके लिए एकदम गर्वान्वित था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली। वो अपने वंशावली को सचित्र के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से सेलिब्रेट करते थे, और अपने फोटो जो है तैमूर के साथ खुद की तस्वीर को उन्होंने बनवाया। तो यहाँ पर बताया गया था कि मुगल मिलिट्री कैंपेन क्या थे। फिर उन्होंने बताया कि जो मुगलों के जो फर्स्ट एम्परर थे वो थे बाबर। बाबर का राज्याभिषेक हुआ 1494 ईस्वी में। कहाँ से? फरगना से। जब बाबर का राज्याभिषेक हुआ फरगना से, तब उस समय बाबर की उम्र 12 वर्ष थी। फिर बाबर जब 12 वर्ष का था तो वहां पर जो है उज्बेक अटैक कर रहे थे, तो वहां पर बाबर को फरगना क्या क्या छोड़ना पड़ा। तो कई साल वो भटकने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल को सीज कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे फिर ये भारत में आए। तो फिर क्या हुआ, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनसे यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब? 1526 में। वहां पर बाबर विजय हुए और आगरा और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में बाबर ने जो है कैनन्स मतलब तोप खानों का भी यूज किया था। फिर इसके बाद हम लोग जाना था कि मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकार पाने का मुगलों का क्या रिवाज था। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई थी। एक तो था प्राइमोजेनिचर, एक दूसरा था को पार्सिनरी, ठीक है। ये जो है प्राइमोजेनिचर मतलब होता है कि किसी भी राजा का जो बड़ा बेटा होगा, वो राजा के जाने के बाद बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, ये मतलब होता था। और दूसरा था आपका को पार्सिनरी। को पार्सिनरी मतलब जितने भी राजा के बेटे होंगे उस राज्य का जो राजा के अधीन है सबको बांट दिया जाएगा। तो जो मुगल जो थे वो प्राइमोजेनिचर को नहीं मानते थे, क्योंकि बड़ा बेटा ही बने ये तो गलत है ना। तो वो मानते थे कि जितने भी बेटे हैं किसी भी राजा के, उन सबको राज्य का हिस्सा मिले, इसलिए ये मानते थे। फिर यहाँ पर ये बताया गया इस बॉक्स में, द मुगल मैरिज विद राजपूत। मुगलों की कुछ राजपूतों से शादी हुई। यहाँ पर हम जहांगीर की माता की अगर बात करें, जहांगीर की जो माता थी वो एक हिंदू राजकुमारी थी। कहाँ के राजकुमारी थी? वो कच्छ की राजकुमारी थी और अंबर के राजपूत की बेटी। वहीं शाहजहां की मदर भी हिंदू थी, वो राठौर राजकुमारी थी, मारवाड़ के राजपूत। फिर इसके बाद बताया कि मुगलों के रिलेशन अन्य रूलर्स के साथ कैसे थे। भारत में और भी कई शासक थे, उनके साथ संबंध कैसे थे। एक्चुअली क्या था कि मुगल की जो सत्ता को नहीं मानते थे, मुगल बार बार उन पर आक्रमण करते थे। तो आक्रमण करते थे, फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे से मुगलों की शक्ति बढ़ती गई, तो जो विरोध करते थे मुगलों का वो धीरे धीरे स्वतः ही उनको उत्तराधिकार उनका मानने लगे, है ना। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताया कि राजपूत ने ऐसा किया। और राजपूत लोग क्या करते थे, या और भी जो शासक थे, वो अपनी पुत्रियों की शादी मुगलों से कर देते थे और एक अच्छा पद
लेकर शांत हो जाते थे। फिर इसके बाद इसमें पैराग्राफ बताया कि सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत refused to accept मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक सिसोदिया राजपूत मुगलों को नहीं मानते थे और संघर्ष करते रहे, बट एट फाइनली मुगल्स जीते और सिसोदिया राजपूत हारे। लेकिन मुगलों ने क्या किया, सिसोदिया राजपूतों पर अत्याचार नहीं किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। उनको जीतने के बाद भी उनका जो जागीर थी वो उनको वापस कर दी और उनका सम्मान भी किया। तो इस प्रकार से मुगलों की इज्जत और शासक के मन में बढ़ गई, बट ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। फिर इसके बाद बताया मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार एक पद होता था वहां पर मुगल में, जो जैसे कि पोजीशन थी और इनको जब्त की जरूरत पड़ती। जात, जात मतलब जितनी ज्यादा जात होगी उसका पद, उसकी सैलरी उतनी ज्यादा अधिक होगी। जो मनसब था थे वो सैनिक लाते थे, घुड़सवार सैनिक, घोड़ों का वो लोग दाग करवाते थे और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन कराते थे, तब जाकर उनको सैलरी मिलती थी। ये ऐसा इसमें बताया। फिर ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जब्त एंड जमींदार। ये हमारा मेन टॉपिक है, जब्त एंड जमींदार। इसमें बताया गया है कि जब्त क्या है और जमींदार क्या है, ये डिस्कस करेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। किसान जो फसल उगाते थे वहां से जो कर मिलता था वही मुगलों का मुख्य राजस्व था, मेन इनकम थी। क्लियर? इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rulers elites। जो किसान जो थे वो अपना कर जो है ना किसके थ्रू अदा करते थे, उस क्षेत्र के जो अमीर वर्ग के लोग थे, द हेडमैन या सरदार मुखिया थे या लोकल चीपेंट्स, उनके थ्रू पे करते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार, और मुगल जो थे इन सब के लिए एक ही टर्म यूज करते थे, जमींदार कहा जाता था उनको। ठीक है, जमींदारों के थ्रू टैक्स पे करते थे कौन? किसान। टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट intermediaries, whether they were local headmen or villages or powerful chieftains। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन? टोडरमल carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for 10 years period। जो अकबर के राजमंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। ठीक है, उन्होंने सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। फिर वहां से जो डाटा मिला, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, और प्रत्येक फसल के लिए कैश में टैक्स लेना डिसाइड किया। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल। जितने भी प्रांत थे वो क्या हुए, प्रत्येक फसल पर नगद लिया और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया विद इट्स ऑन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए। दिस रेवेन्यू सिस्टम, ये जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड जब्त। इसी को क्या कहा गया? जब्त कहा गया। क्लियर? इसके बाद इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। और ये जब प्रथा वहां चलती जहां पर जो मुगलों के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, वो जमीन या उन सर्वे का उनका सर्वे कर सके और आप सावधानी पूर्वक उनका अकाउंट्स हैंडल कर सके, ऐसी जगह पर जब्त चलता था। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और ये ऐसा निरीक्षण जो है ना गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। इन सम एरियाज, कुछ स्थानों पर या कुछ जगहों पर, द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ जगह पर जमींदार जो थे वो इतने पावरफुल थे। द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स could drive them a rebellion।
मतलब इतने शक्तिशाली थे कि वे मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड peasants of same caste allied in rebellion against मुगल अथॉरिटी। कहीं कहीं एक ही जाति के बहुत से लोग रहते थे, वो क्या करते थे, वो भी विद्रोह कर देते थे एक साथ मिलकर। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century। मतलब 17वीं शताब्दी के आखिरी से आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी ना, चैलेंज दी स्टेबिलिटी। क्लियर। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये देखते हैं। व्हाट इज अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा क्या है और आईने अकबरी क्या है? अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड courtiers Akbar ordered one of his close friend and courtier अबुल फजल। इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। और आईन अकबरी भी किसने लिखी? अबुल फजल। टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर का जो शासन था, राज्य, उसका इतिहास किसने लिखा? अबुल फजल ने एज अ अकबरनामा एंड आईन अकबरी। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन। अकबर का जो शासन काल था उसको उन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा। द टाइटल अकबरनामा, और नाम क्या दिया? अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स। पहले वॉल्यूम में अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन। और दूसरे में क्या हुआ? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण किया। इन द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी। और अब ये इम्पोर्टेंट हो गया कि आईने अकबरनामा का तीसरे वॉल्यूम को आईने अकबरी कहा। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, हाउसहोल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इन सबको डिस्कस किया किसमें? आईने अकबरी में। इट आल्सो प्रोवाइड्स rich details about the traditions and cultures of the people living in India। ठीक है, उस टाइम भारत में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या कल्चर था, उनका ट्रेडिशन क्या था, और जीने का क्या लाइफ स्टाइल क्या थी, उसके बारे में आईने अकबरी में डिस्कस किया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच statistical detail about things as diverse as crops, yield, prices, wages and revenue। क्लियर। और यहाँ पर दिया है नूरजहां। नूरजहां दैट इज मेहरुन्निसा। इस नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, तो मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां। ठीक है, वही है कि अकबर जो है मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। She remained extremely loyal and supportive to the monarch। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति क्या थी? अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी करती रही। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन bearing his own title on one side and on the other side inscription stuck in the name of the queen Begum नूरजहां। मतलब कहा यह कि नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ। The adjoining documents is an order of Nurjahan. The square seal states command of Her Most Sublime and Elevated Majesty Nurjahan Padshah Begum. The round seal states why the son of Shah Jahangir she became as brilliant as the moon में नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ एज। मतलब बाएं ओर दिया गया दस्तावेज, इस जो यहाँ पर ये जो बाएं ओर दिया गया जो दस्तावेज है वो क्या शो करता है?
कि नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है, ये जो मोहर है ना चौकोर, ये बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ठीक है, ये बादशाह बेगम नूरजहां का आदेश बताती है। जबकि ये जो गोल मोहर है ना, द राउंड सील, ये बताती है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक। व्हाट इज सुलेकुल? सुलेकुल क्या था? ये जो सुलेकुल है ना, जहांगीर अकबर सन जहांगीर जो अकबर का बेटा है, डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलेकुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्लियर? वो क्या कहता है कि एज इन द वाइड expense of the divine compassion there is room for all classes and the followers of all creeds. So in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religions and for beliefs, good and bad. And the road of intolerance was closed. Sunnis and Shias meet in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. He constantly followed the principle of universal peace. सुलह कुल का मतलब यही है, यूनिवर्सल पीस। मतलब कहने का ये कि ईश्वर की कृपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, यहाँ पर क्या था कि विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह थी। यहाँ पर ये बहुत से अलग अलग धर्म के गुरु जी आते थे और अलग अलग विचार डिस्कस करते थे। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया। अब बात करते हैं मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर कैसा था और उसके बाद क्या हुआ? The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. मतलब मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के बावजूद आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, तो led to great economic and commercial prosperity. International travels described it as the favored land of wealth. फेवर लैंड ऑफ वेल्थ मतलब यही कि फेवर लैंड ऑफ वेल्थ का मतलब समझते हो क्या होता है? ये जो पौराणिक भूमि एकदम की तरह व्यक्त किया। मतलब विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा किस्से कहानियों में या पौराणिक कथाओं में होता था। ठीक, बट लेकिन दीज सेम विजिटर्स were also affirmed at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। मतलब परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दृढ़ता को देखकर विस्मित हो गए, एकदम चकित हो गए, है ना? अपेल्ड हो गए। अपेल्ड मतलब एकदम चकित हो गए। अपेल्ड का मतलब एकदम चकित हो गए और ऑपुलेंस मतलब बहुत ज्यादा अधिकता ना, इतने अधिक उन्होंने गरीब लोग देखे, गरीबी देखी, उतार चढ़ाव देखी कि अरे ऐसा भी था। द इनइक्वालिटीज वर ग्लैरिंग। वहां पर जो थे उस टाइम जो लोगों के बीच असमानता थी ना, वो साफ साफ झलक रही थी। Documents from the 20th year of Shahjahan reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in number out of a total of 8,000। मतलब 20वीं शताब्दी के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम प्राप्त था कुल 8,000 में से कितने थे? 445 ही थे, है ना? दिस स्मॉल नंबर, ये एक छोटी संख्या, received this small number, a mere 5.5% of the total number of Mansabdar, received 61.5%
of the total estimate revenue of the empire as salaries from for themselves and their troopers. troopers मतलब सैनिक, ठीक है, ऐसे सैनिक जो धन के लिए काम करते थे। क्लियर? तो कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% जो है ना, स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। The Mughal emperors and the Mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods। मतलब कहने का मतलब ये कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। ठीक है, सैलरी एंड गुड्स पर इन्वेस्ट करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स द आर्टिसंस एंड peasantry who supplied them with goods and produce। ये जो वेतन ये खर्च करते थे, ये इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों, आर्टिसंस मतलब शिल्पकार और peasantry मतलब किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस। मतलब क्या है कि जो राजस्व का इतना भार था कि प्राथमिक जो उपभोक्ता थे, प्राथमिक जो उत्पादक थे, जैसे किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। The poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies। मतलब वे बड़ा मुश्किल से, मतलब वे बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, है ना। poorest amongst them lived from hand to, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। इन्वेस्टिंग इन द टूल्स एंड सप्लाईज, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश की to increase productivity। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchant and the bankers profited in this economic world। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान या शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। The enormous wealth, enormous मतलब the huge, enormous मतलब huge या large, huge या हम कह सकते हैं large, और wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। मतलब मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, है ना। एक्सट्रीमली powerful as the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the region। मतलब क्या है कि जैसे जैसे मुगलों की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। इनमें से कुछ ने अपने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। ठीक है। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, अपना नियंत्रण जमा लिया। फिर यद्यपि वे क्या कहते, दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। By the 18th century, the provinces of empire had consolidated their independent political identities। वो उनको दिल्ली के सम्राट तो मानते थे, बट 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, है ना। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। सो इसके बाद ये क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप
ये बात समझ में आई होगी और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।